हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, 11th बिजनेस स्टडी में हम व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप हैं, व्यवसाय करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया इस स्वामित्व के आधार पर जो निजी क्षेत्र में व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। उसमें पहला है हमारा एकाकी व्यापार मतलब एकल स्वामित्व। दूसरा होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। और तीसरा है हमारा साझेदारी। के बाद चौथा सहकारी समिति और पांचवा कंपनी। बच्चों, आज की क्लास में हम संयुक्त जो साझेदारी व्यवसाय है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम देख ले, इसके पहले हमने जो देखा था एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व, जिसमें एक ही व्यक्ति उसका स्वामी होता है, वही उसका प्रबंधन करता है और वही उस पर नियंत्रण रखता है। लेकिन एक व्यक्ति को कुछ सीमाएं आ जाती है, वित्त की सीमा, प्रबंधन की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। जब उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाना होता है तब उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे व्यक्ति की मदद की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में वह अपना एक पार्टनर ढूंढता है। अपने साथ काम करने वाले जो कर्मचारी, जो विश्वास पात्र कर्मचारी होता है, उसे वो अपना पार्टनर बना लेता है। इसका मतलब हुआ कि यहीं पर जब व्यवसाय का मालिक एक से दो व्यक्ति हो जाते हैं, वहीं पर पार्टनरशिप का जन्म होता है, मतलब साझेदारी का जन्म होता है। अब ये साझेदारी व्यवसाय क्या है, किस प्रकार से होता है, इसकी क्या क्या कंडीशंस है, इसकी क्या विशेषता है, आज की क्लास में हम इसे ही जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। साझेदारी परीक्षा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार उसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो हम साझेदारी किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, साझेदारी व्यवसाय के लिए हमारे देश में एक कानून बना हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब इस अधिनियम के द्वारा साझेदारी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, हम उसे ही हम देखते हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है। साझेदारी क्या है? व्यक्तियों के बीच का एक संबंध। किन व्यक्तियों के बीच का संबंध है? जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच परस्पर एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का अनुबंध किया है, जो उन सबकी ओर से या उन सबके द्वारा चलाया जा रहा है। उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से कोई एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। ये साझेदारी व्यवसाय की जो परिभाषा है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। अब मैं इस परिभाषा में कौन कौन सी बातें हाईलाइट हुई है उनको हम बता देते हैं। सबसे पहले तो कि ये व्यक्तियों के बीच का क्या है, एक संबंध है। मतलब साझेदारी व्यक्तियों के बीच एक संबंध। एक अकेला व्यक्ति होगा तो वो अपना व्यापार कर लेगा, लेकिन जहां दो लोग आ गए मतलब उनके बीच में क्या आ गया, संबंध आ गया। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। कौन से व्यक्तियों के बीच? जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब उन दोनों के द्वारा कोई सा व्यवसाय किया जाएगा और उस व्यवसाय से जो लाभ होगा उस लाभ को बांटने के लिए उन्होंने आपस में क्या किया है, बांटने का समझौता किया है। व्यवसाय भी है और लाभ भी है, और उस लाभ को बांटने का उनके बीच में क्या है, अनुबंध भी है। और ये व्यवसाय किसके द्वारा चलाया जा रहा है? या तो वो सभी मिलकर चलाएंगे या उन सबकी ओर से कोई एक व्यक्ति उस व्यवसाय का संचालन करेगा। क्लियर? तो ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार उसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम इसी परिभाषा के आधार पर इसकी विशेषताएं देखते हैं कि साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं आती है। तो सबसे पहला, एक से अधिक व्यक्तियों का होना। जैसे इसके पहला जो फॉर्म था व्यावसायिक संगठन का, जो स्वरूप था वो था एकल स्वामित्व या एकाकी व्यवसाय। उसमें हमने देखा कि एक ही व्यक्ति उसका स्वामी है, वही उसका प्रबंधन कर रहा है, वही उसका नियंत्रण कर रहा है। लेकिन साझेदारी में हमने देखा कि यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए, मतलब साझेदारी का जन्म दो से हो रहा है। तो इसमें कम से कम कितने लोग होना, दो लोग होना। तो एक से अधिक व्यक्तियों का होना मतलब कम से कम कितने होना, दो लोग। एक से अधिक मतलब दो लोग होना। और अधिक से अधिक कितने होना चाहिए, तो 50 लोगों का होना जरूरी है।
तो साझेदारी के निर्माण के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों का होना जरूरी है और अधिक से अधिक कितने लोगों का होना जरूरी है? 50 सदस्यों का होना अनिवार्य है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। दूसरी विशेषता है समझौता। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, समझौते से होता है, शर्तों से होता है। जब 2 लोग रहेंगे तो 2 लोग व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय करेंगे तो लाभ भी होगा और लाभ को बांटने के लिए कुछ भी विवाद हो सकता है। इसलिए जब भी 2 लोग, कम से कम 2 लोग व्यापार को शुरू करेंगे तो उनके बीच एक अनुबंध होता है। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। अब यह अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। साझेदारी जो अनुबंध है, साझेदारों के बीच जो समझौता होता है, वो समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक। वो शर्तों को लिखित में भी लिख सकते हैं कागज पर या फिर ओरल भी वो तय कर सकते हैं। तीसरी विशेषता, इनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना और आपस में बांटना। ये साझेदारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लाभ को बांटना ये सबसे बड़ी विशेषता है साझेदारी की, लाभ कमाना और उस लाभ को बांटना। चौथी विशेषता है प्रबंध और नियंत्रण। सभी साझेदार मिलकर साझेदारी फर्म का प्रबंध करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। असीमित दायित्व। साझेदारी व्यवसाय की ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। इसका मतलब साझेदारों के द्वारा जो भी उधार लिया गया है पैसा, उसको वो साझेदारी व्यवसाय से तो चुकाएंगे, लेकिन यदि साझेदारी व्यवसाय में इतना पैसा नहीं है कि वो उन दायित्वों का भुगतान कर सके तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेच करके भी चुकाना पड़ेगी। यह असीमित दायित्व होता है। ठीक है। इसके बाद स्थायित्व का अभाव। भाई साझेदारी मतलब 2 लोग मिले तो साझेदारी व्यवसाय शुरू होगा। अब 2 मतलब 2 मत। अब 2 मतों में कभी कभी विवाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। तो 2 और अधिक से अधिक 50, तो इनके बीच में कभी भी मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है और ऐसी कंडीशन में जो साझेदारी का जो व्यवसाय है वो बंद हो सकता है। इसका मतलब ये व्यवसाय स्थायी नहीं होता है, ये कभी भी बंद किया जा सकता है। स्वामी और एजेंट का संबंध। जो साझेदार है, भाई जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है वो व्यापार का क्या है? साझेदार है और उन सभी को मिलाकर उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तो साझेदार मालिक भी है और एजेंट भी है। क्यों? जैसे मान लो 4 साझेदार मिलकर कोई सा व्यवसाय कर रहे हैं तो चारों व्यापार के संबंध में कुछ न कुछ अनुबंध करेंगे, किसी से सौदा करेंगे। इसका मतलब एक व्यक्ति के द्वारा कोई सौदा किया गया, उसका इफेक्ट साझेदारी फर्म के ऊपर पड़ने वाला है, मतलब उन सभी साझेदारों के ऊपर पड़ने वाला है। तो वो साझेदार मालिक तो है, साथ में वो एजेंट भी है, मतलब फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सभी साझेदार, जितने भी साझेदार है फर्म के, वो मालिक के साथ में क्या है? स्वामी और एजेंट का संबंध है कि वो मालिक तो है व्यवसाय के, लेकिन साथ में वो एजेंट भी है, मतलब प्रतिनिधि का काम भी कर रहे हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव उस फर्म के ऊपर पड़ेगा, मतलब सभी साझेदारों के ऊपर बराबर बराबर पड़ने वाला है। तो स्वामी और एजेंट का संबंध, ये हमने क्या देखी? इसकी विशेषताएं देखी। अब आगे हम चलते हैं इसके लाभ या गुण कि साझेदारी में क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला लाभ है निर्माण की सुविधा। साझेदारी व्यवसाय को आप आसानी से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आप आसानी से निर्माण कर सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, दूसरा जो गुण है, दूसरा लाभ है विशाल वित्तीय साधन। भाई जितने साझेदार उतनी पूंजी आएगी, मतलब वित्त के साधन ज्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा इसका लाभ है बेहतर निर्णय। भाई एक व्यक्ति का निर्णय और 4 लोगों के निर्णय में अंतर आएगा। 4 लोग सोच विचार कर निर्णय लेंगे, समझदारी से निर्णय लेंगे। एक व्यक्ति का निर्णय असंतुलित हो सकता है, तो बेहतर निर्णय होता है। चौथा लाभ है जोखिम का बंटवारा। भाई एक व्यक्ति होगा, एकल स्वामित्व में सारा जोखिम एक ही व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, लेकिन साझेदारी व्यवसाय में जोखिम क्या हो जाता है? जितने साझेदार उतनों में बंट जाता है वो। तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। और गोपनीयता, ये तो एकल स्वामित्व में भी गोपनीयता वाला गुण था और इसमें भी गोपनीयता वाला गुण है कि जितने साझेदार उनके बीच में ही वो बात रहती है। अब आगे चलते हैं हम इसके दोष या इसकी सीमाएं या लिमिटेशन कि साझेदारी व्यवसाय में क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली इसकी कमी है, वे कमियां ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे चीजों में कमियां निकाल सकते हैं। सीमित साधन, मतलब साझेदारों की संख्या को सीमा आ गई, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। मान लो 50 से अधिक लोग हो रहे हो और इससे बड़ा व्यवसाय करना होगा तो वहां पर साधन क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। दायित्व असीमित है, ये उसका दोष है। वे साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है।
निरंतरता का अभाव, कभी भी इस व्यवसाय ये बंद हो सकता है, ये उसका दोष है। फिर जन विश्वास की कमी, जनता का विश्वास साझेदारी फर्म में कम होता है। क्यों? क्योंकि फर्म के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या खाते प्रकाशित नहीं किए जाते, वो उनके द्वारा जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है। और समन्वय का अभाव, साझेदारों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव पाया जाता है, ये उसके क्या है, दोष है। ठीक है, तो हमने साझेदारी व्यवसाय की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके गुण और उसके दोषों को अभी जाना। अब आगे हम चलते हैं साझेदारी व्यवसाय से रिलेटेड। बच्चों, साझेदारी के प्रकार, भाई हम पढ़ रहे हैं एक व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, व्यवसाय करने का एक कौन कौन से स्वरूप है निजी क्षेत्र में। तो हमने एकल स्वामित्व देखा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय देखा, तीसरा हम अभी पढ़ रहे हैं कौन सा, साझेदारी। इस साझेदारी में भी कुछ प्रकार होते हैं क्या? इस साझेदारी भी अलग अलग प्रकार की होती है? तो बिल्कुल होती है। देखिए, सबसे पहला यहां पर दिया है काल के आधार पर। इसके आधार पर, काल के आधार पर, काल मतलब समय के आधार पर। तो उसमें होती है एक ऐच्छिक साझेदारी और दूसरी होती है विशेष साझेदारी। काल मतलब समय के आधार में। ऐच्छिक साझेदारी में यह साझेदारी साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है। साझेदारों की इच्छा होगी तो वो लंबे समय तक साझेदारी व्यवसाय चलता रहेगा। जहां उनकी इच्छा हुई कि आज हम इस व्यवसाय को बंद करना है, तो उस दिन वो सूचना दे करके साझेदारी व्यवसाय को बंद कर देंगे। ये ऐच्छिक हो गई, इच्छा पर डिपेंड करती। विशेष साझेदारी, यह साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की जाती है। उद्देश्य पूरा होने पर साझेदारी व्यवसाय बंद हो जाएगा। किसी ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए, भी चार दोस्त हैं, उन्होंने कोई सा टेंडर भर दिया ब्रिज निर्माण करने का, सड़क निर्माण करने का, पुलिया बनाने का। गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर निकलते, चारों दोस्तों के पास पैसा है, चारों दोस्तों ने मिलकर एक टेंडर भर दिया, टेंडर पास हो गया। अब ब्रिज जब तक बनेगा तब तक साझेदारी होगी, ब्रिज बन के कंप्लीट हो गया, साझेदारी पूरी हो जाएगी। कोई सा भी मान लो बिल्डिंग बनाने का उन्होंने ले लिया, ठेका ले लिया, मिलकर बना रहे हो, बिल्डिंग बन गया, उनकी साझेदारी कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से विशेष साझेदारी का मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए साझेदारी का निर्माण हुआ है, तो वो उद्देश्य पूरा होने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो काल के आधार पर दो प्रकार की साझेदारी होती है, एक ऐच्छिक और दूसरी विशेष। अब दूसरी होती है दायित्व के आधार में। दायित्व के आधार में एक साझेदारी होती है सामान्य साझेदारी, मतलब जिसको हम बोलेंगे असीमित दायित्व वाली साझेदारी, और दूसरी होती है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। मतलब सामान्य साझेदारी को ही हम असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहते हैं, क्योंकि जनरली में साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, और ऐसी साझेदारी रियल साझेदारी होती है, उसे ही हम साझेदारी फर्म बोलते हैं, उसे ही साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में कुछ छूट दे करके, यदि आप तोड़ मरोड़ करके कुछ विशेषताओं को चेंज कर देंगे, तो वो साझेदारी में फिर उसको हम बोलेंगे सीमित साझेदारी। तो दोनों को समझ लेते हैं। भाई, सामान्य साझेदारी का मतलब होता है असीमित दायित्व वाली साझेदारी। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले, इसमें साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। इसमें प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है। इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, साझेदारी फर्म का आपको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। किसी भी साझेदार की मृत्यु, पागलपन, दिवालिया से फर्म पर प्रभाव पड़ता है। ये सामान्य साझेदारी है, या इसी को आप बोलेंगे असीमित दायित्व वाली साझेदारी। दूसरी होती है सीमित दायित्व वाली। भाई, साझेदारों का दायित्व जब असीमित होता है तो फिर सीमित साझेदारी का तो सवाल ही नहीं उठता है। कैसे हो सकती है? दोनों बातें एक साथ हो सकती है। कैसे? इसमें कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होगा, बाकी साझेदारों का दायित्व सीमित होगा तो चलेगा। आ गई बात, उसमें असीमित दायित्व वाली बात आ गई। दूसरा, सीमित साझेदारों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार अनिवार्य है। मतलब सीमित साझेदारों को भी प्रबंध में भाग लेने का अधिकार अनिवार्य है। पंजीकरण अनिवार्य है, इसका पंजीकरण जरूरी है। केवल सीमित साझेदार की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया होने से फर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता। सीमित साझेदार की यदि मृत्यु होगी तो फर्म पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देगा। तो ये दो प्रकार की साझेदारी हो गई। अब हमारे पास में, अभी हमने साझेदारी के प्रकार देखे, अब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर, भाई जो पार्टनर है, साझेदार है,
वो भी क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं? भाई इंसान तो सब एक जैसा होता है। तो फिर साझेदार जो है, जो साझेदारी फर्म में व्यवसाय करने में जो शामिल हुए हैं, वो साझेदार कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के साझेदार होते हैं, उनकी क्या दायित्व होते हैं, उनका क्या अधिकार होता है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो साझेदार होता है वो होता है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार मतलब कि जो एक्टिव है, मतलब उसकी क्या क्या विशेषता है? वो फर्म में पूंजी लगा रहा है, वो फर्म के प्रबंधन में भाग भी ले रहा है, लाभ हानि में हिस्सा ले रहा है और उसका दायित्व भी असीमित है। तो ये सारी विशेषताओं को पार करने वाला जो साझेदार है वो कैसा है? सक्रिय साझेदार है, एक्टिव पार्टनर है। दूसरा साझेदार होता है निष्क्रिय साझेदार, या उसको आप बोलेंगे सुप्त साझेदार। सोया है, पे 4 दोस्त है, उसमें से 3 काम कर रहे हैं, लेकिन एक बोले कि यार तुम लोग काम करो, मैं नहीं काम करूंगा। सुप्त है, निष्क्रिय है। इसका मतलब कि वो पूंजी भी लगा रहा है प्रबंध में, लेकिन प्रबंध में भाग नहीं ले रहा है। सोया है मतलब वो प्रबंध में भाग कैसे ले सकता है? लाभ हानि का बंटवारा करेगा और दायित्व भी असीमित है। सोया है मतलब वो काम नहीं करेगा, बाकी सब पूंजी भी लगाएगा, लाभ हानि में बंटवारा हिस्सा भी लेगा और उसका दायित्व भी असीमित होगा, बस वो काम नहीं करेगा। तो वो सुप्त है, निष्क्रिय है। तीसरा साझेदार होता है गुप्त। उसमें ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन वो कैसा है? लोगों के सामने ओपन नहीं है कि ये फर्म का साझेदार है या नहीं, लोगों को पता नहीं है। साझेदारी में पता है, अंदर साझेदारों को मालूम है कि अपना पार्टनर है, लेकिन लोगों के सामने ओपन नहीं है, गुप्त है। पूंजी भी लगा रहा है, फर्म के प्रबंध में भाग भी ले रहा है, लाभ हानि में बंटवारा भी ले रहा है, उसका दायित्व भी असीमित है, लेकिन आम जनता में वह नहीं जाना जाता कि यह साझेदार है, लोगों को नहीं मालूम, गुप्त है वो। चौथा होता है नाम मात्र का साझेदार। पूंजी नहीं लगाता परंतु उसका नाम प्रयोग होता है। भाई कोई भी अच्छा व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, तो उसका नाम उपयोग करने के लिए हमने पार्टनर की लिस्ट में उसका नाम जोड़ दिया कि हाँ ये व्यक्ति भी हमारा साझेदार है। उसके नाम जोड़ने से वजन बढ़ रहा है, साझेदारी फर्म का वजन बढ़ता है, प्रभाव पड़ता है, और इसलिए उसको केवल नाम मात्र के लिए, नाम बताने के लिए, लोगों को नाम बताने के लिए शामिल कर लिया गया। तो ये साझेदार पूंजी भी नहीं लगाता, प्रबंध में भाग भी नहीं लेता, लाभ हानि भी नहीं बांटता, लेकिन उसका दायित्व असीमित है। तो उसके नाम से, यदि उसके नाम उपयोग करने से कोई व्यक्ति फर्म के साथ व्यवहार कर रहा है, तो कल को वो तो बोल देगा ना कि मैंने इस व्यक्ति को देख करके आपके साथ व्यवहार किया। तो दायित्व किसका बनता है? दायित्व तो उसका बनता है नाम मात्र साझेदार का। भले वो पूंजी नहीं लगा रहा है, प्रबंध में भाग भी नहीं ले रहा है, लाभ हानि में हिस्सा भी नहीं ले रहा है, उसको लाभ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दायित्व असीमित बनता है। क्यों? क्योंकि उसको देख करके कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो इस व्यक्ति को देख करके फर्म के साथ व्यवहार कर रहा है, और इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अगला है गत्यावरोध द्वारा साझेदार, मतलब पूंजी नहीं लगाता परंतु अपने आचरण और व्यवहार से अपनी उपस्थिति का आभास देता है, लोगों को बताता है कि मैं साझेदार हूं। प्रबंध में भाग नहीं लेता, लाभ हानि नहीं बांटता, मतलब वो प्रबंध में भाग भी नहीं ले रहा है, उसको लाभ में हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा है, पूंजी भी नहीं लगा रहा है, लेकिन वो लोगों को बताता है कि मैं इस फर्म का साझेदार हूं। फिर होता है प्रदर्शन द्वारा, पूंजी नहीं लगाता, दूसरों द्वारा साझेदार कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं करता। लोग यदि उसको बोलते हैं कि हाँ ये भी साझेदार है, तो वो मानता है कि हाँ, प्रदर्शन करता है कि मैं इस फर्म का साझेदार हूं। तो ना पूंजी लगा रहा है, न प्रबंध में भाग ले रहा है, न लाभ हानि में हिस्सा लेता है, लेकिन दायित्व उसका क्या होगा? असीमित होगा। एक साझेदार होता है अवयस्क। अवयस्क मतलब 18 वर्ष की उम्र से कम उम्र का व्यक्ति साझेदार बन गया। तो ऐसी कंडीशन में वो पूंजी लगाएगा, पूंजी नहीं लगाता, प्रबंध में भाग नहीं लेता, लेकिन लाभ हानि में हिस्सा जरूर लेगा, और दायित्व उसका कैसा होगा? सीमित। उसके द्वारा जितनी राशि विनियोग की गई होगी उतना दायित्व उसका बनेगा। तो इतने प्रकार के पार्टनर होते हैं। तो हमने साझेदारी के प्रकार देखे, साझेदार के प्रकार देखे। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है साझेदारी सल्लेख। साझेदारी सल्लेख क्या होता है?
तो इसकी विशेषताओं में, साझेदारी की विशेषताओं में हमने देखा था कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, समझौते से होता है। यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो ये साझेदारी अनुबंध या साझेदारी समझौता या साझेदारी सल्लेख क्या होता है? तो साझेदारों के बीच हुआ अनुबंध या साझेदारों के बीच हुआ समझौता जो मुद्रित कागज पर लिखा होता है, लिखा हुआ भी होता है और मौखिक भी होता है, तथा जिसमें साझेदारी के नियम शर्तों का वर्णन होता है। साझेदारी को चलाने से संबंधित नियम होते हैं, शर्तें होती है, उसे हम बोलते हैं साझेदारी सल्लेख। अब इसमें कौन कौन सी बातें आती है साझेदारी सल्लेख में? मान लो आप कल को आप लोगों ने, 4 दोस्तों ने मिलकर के कोई सा व्यवसाय शुरू किया कि ला तू 1000 रुपए ला, ये 1000 रुपए लाएगा। 4 दोस्तों ने मिलकर 4000 रुपए इकट्ठे किए और कोई सा बिजनेस करने लगे। तो यदि वो साझेदारी सल्लेख बनाना चाहेंगे तो उनके व्यवसाय को चलाने के लिए, साझेदारी फर्म को चलाने के लिए वो एक समझौता तैयार करेंगे, साझेदारी सल्लेख, पार्टनरशिप डीड इसको बोलेंगे हम, साझेदारी सल्लेख या साझेदारी समझौता या साझेदारी अनुबंध। तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की जाएगी? तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे फर्म का नाम और पता। 4 साझेदारों ने मिल करके जो व्यवसाय शुरू किया है उस व्यवसाय को फर्म बोला जाता है और उन व्यक्तियों को साझेदार कहा जाता है। अब आप कोई सा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसका नामकरण तो करेंगे, मतलब आप उस फर्म का नाम और उसका एड्रेस क्या रहेगा, ऑफिस का एड्रेस क्या रहेगा, तो फर्म का नाम और फर्म का पता ये उसमें लिखा रहता है। फिर साझेदारों के नाम और पते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विश्वास कब करेगा? जब आपका कोई ऑफिस एड्रेस हो, साझेदारों के नाम और पता हो। फिर साझेदारी की अवधि, भाई आप कितने सालों के लिए साझेदारी शुरू कर रहे हैं। व्यापार का क्षेत्र आपका क्या होगा, स्थानीय होगा, प्रांतीय होगा, राष्ट्रीय होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा, मतलब आप कितना बड़ा व्यापार शुरू करने वाले हैं। साझेदारी द्वारा दी जाने वाली पूंजी, मतलब प्रत्येक साझेदार के द्वारा कितनी पूंजी लगाई जाएगी, ये भी उसमें लिखा जाता है। लाभ हानि का अनुपात, मतलब भाई 4 साझेदार हैं, मान लो 2 साझेदार हैं, तो 2 साझेदार हैं तो दोनों लाभ को कैसे बांटेंगे? बराबर बांटेंगे। तो उसका एक रेशो होता है कि मान लो बराबर बांटेंगे तो 1:1, ठीक है, 2:1 ऐसा भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है। वो जो तय करे, समझौते का मतलब ही होता है उनके बीच में जो भी तय होगा उस अनुपात में वो लाभ हानि को क्या करेंगे, बांटेंगे। साझेदारों के वेतन, कोई साझेदार यदि ज्यादा काम कर रहा है तो क्या उसको वेतन दिया जाएगा? यदि साझेदार, किसी साझेदार को अपने व्यक्तिगत काम के लिए पैसे की जरूरत है तो क्या पैसा निकाल सकता है, वो आहरण कहलाता है। पूंजी पर ब्याज, जो साझेदार फर्म में पूंजी लगा रहे हैं तो क्या उस पूंजी पर ब्याज मिलेगा? आहरण पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म से पैसा निकालता है तो क्या उस आहरण पर ब्याज लिया जाएगा? ये सारी बातें इस समझौते के अंदर लिखी जाती है। फिर है साझेदारों के अधिकार और दायित्व, प्रत्येक साझेदार का क्या अधिकार होगा, उनके क्या दायित्व होंगे, ये स्पष्ट उसमें लिखा जाता है। साझेदारों के आगमन, मतलब भाई 3 साझेदार हैं, अब भविष्य में उन्हें कोई और दोस्त मिल गया और वो बोला है कि यार मुझे भी आप शामिल कर लो। तो साझेदारी व्यवसाय रन कर रहा है, चल रहा है, अब चौथा पार्टनर और आना चाह रहा है, भाई 50 साझेदार हो सकते हैं, तो साझेदार के प्रवेश की क्या शर्तें होगी। फिर निवृत्ति, मतलब 4 साझेदार है, उसमें से कोई एक साझेदार की तबीयत खराब रहती है या कोई बाहर वो शिफ्ट हो रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया है, तो यदि वो फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, कोई मन मुटाव, उनके आपस में मेलजोल नहीं हो पा रही है, तो कोई साझेदार फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसकी क्या शर्तें होगी। फर्म में समापन से संबंधित प्रावधान क्या होंगे, उसके क्या नियम होंगे, मतलब फर्म को बंद करना है तब उसके क्या रूल्स होंगे। विवादों को हल करने की विधियां कौन सी है, आपस में झगड़ा हुआ तो झगड़े को हल कौन करेगा, और ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये सारी शर्तें साझेदारी सल्लेख में लिखी जाती है। ये प्रश्न आता है कि साझेदारी सल्लेख किसे कहते हैं, साझेदारी सल्लेख में लिखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातों को लिखिए, बस आपको ये पूरा का पूरा छाप देना है, ठीक है। तो ये साझेदारी सल्लेख हो गया। अब हम चलते हैं साझेदारी फर्म का पंजीकरण। बच्चों, जो व्यवसाय होता है उस व्यवसाय का पंजीयन यदि हो जाता है तो वो लीगल रूप से मान्य होता है, उसको बहुत सारी छूट मिल जाती है। वैसे तो साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, आपको कहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है,
आप कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर कोई सा भी साझेदारी व्यवसाय बिना किसी कानूनी कार्रवाई के कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको सरकार से कुछ छूट लेना है, आपको बहुत सारी कुछ दूसरी परेशानियों से यदि बचना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि साझेदारी फर्म का पंजीकरण, तो कानूनी रूप से साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता। ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या फर्म का पंजीयन अनिवार्य है? तो नहीं है, फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, परंतु पंजीकरण फर्म तथा साझेदारों के हित में होता है। यदि आप पंजीकरण करा लेते हैं तो ये फर्म के लिए भी और साझेदारों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होती है। एक अपंजीकृत फर्म को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई आपने मान लो फर्म का पंजीयन नहीं कराया, तो आपको कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला, जिस फर्म का पंजीयन नहीं है उस फर्म का साझेदार या अन्य साझेदार के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता। आपने यदि फर्म का पंजीकरण नहीं कराया तो आप कोर्ट में आपकी लड़ाई को नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो कोर्ट आपको बाहर कर देगा। तो आप पंजीयन होगा तो आप कोर्ट में किसी साझेदार के विरुद्ध आप मुकदमा लगा सकते, केस लगा सकते। पंजीकरण नहीं है तो आप कोर्ट के शरण में नहीं जा सकते। अपंजीकृत फर्म किसी बाहरी पक्ष के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता। मतलब आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ आपने कोई डील करी और वो मुकर गया, बदल गया, तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। यदि पंजीकरण नहीं है तो आप नहीं जा सकते। फिर है, अपंजीकृत फर्म किसी साझेदार के विरुद्ध भी मुकदमा दायर नहीं कर सकती, किसी साझेदार के विरुद्ध भी वो फर्म नहीं जा सकती। तो ये यदि पंजीकरण नहीं है तो ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब ठीक इसके अपोजिट जाएंगे। पंजीकरण करवा लिया तो आप किसी साझेदार के विरुद्ध आप केस लगा सकते हैं, बाहरी पक्ष के विरुद्ध भी आप केस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्म के पंजीकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन हित के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने व्यावसायिक संगठन का जो कौन सा स्वरूप, तीसरा स्वरूप साझेदारी फर्म, इसके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है उस पर चलते हैं, और वो कौन सा है, सहकारी समिति। तो पहला हमने पढ़ा एकाकी व्यापार, दूसरा पढ़ा हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तीसरा हमने पढ़ा साझेदारी। अब चौथा स्वरूप है हमारे सामने कौन सा, सहकारी समिति। बच्चों उसके नाम में स्पष्ट हो रहा है सहकार। सह मतलब साथ में, कार मतलब कार्य करना। समिति, समिति का मतलब होता है कि जहां जो समान उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हो। तो जब कोई कुछ लोग अपने समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कोई काम कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे सहकारी समिति। देखिए, सहकारिता का अर्थ होता है किसी समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना। समान उद्देश्य मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी का उद्देश्य एक ही है, और जब वो एक अपने उद्देश्य को पूरा कर, जैसे मान लो गांव में पानी नहीं है तो गांव वाले सब सभी गांव वालों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। सभी का एक ही उद्देश्य है पानी। तो सब मिल करके यदि तालाब खोदेंगे तो ये क्या हो गई, सहकारिता हो गई। समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना सहकारिता होती है। अब समिति, सहकारिता संगठन या सहकारिता समिति से अभिप्राय ऐसे ऐच्छिक संगठन से है जब गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप आपकी समस्याओं के लिए, जब किसान या लोग जब अपनी समस्याएं, जब बहुत सारों को लगती है कि हमारी समस्याएं सबकी एक जैसी है, तो वो सब मिल करके अपनी इच्छा से एक संगठन का निर्माण करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता एवं समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना। सहकारिता संगठन या सहकारिता समिति से अभिप्राय ऐसे ऐच्छिक संगठन से, ऐच्छिक संगठन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो बनने वाला सदस्य है वो अपनी इच्छा से शामिल हो रहा है। तो एक ऐसा ऐच्छिक संगठन जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता और समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए की जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या हुआ, अपने सदस्यों को पूंजीपति वर्ग व मध्यस्थों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाना।
भाई कई लोगों का, जैसे किसान है, उसकी फसल है, तो स्थानीय लेवल पर यदि उसकी फसल का भाव नहीं मिल रहा है और कोई जानबूझकर व्यापारी उसका शोषण कर रहा है, कम भाव पर उससे खरीद रहा है, का फायदा उठा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे किसान जिनका शोषण हो रहा है, तो वो फिर क्या करेंगे, वो आपस में मिल जाते हैं और उनकी एक समिति बना लेते हैं, और वो फिर जब मिल करके जब कोई काम करते हैं, अपनी फसल को बेचने के लिए कहीं बाहर ले जाएंगे, तो अपने समान उद्देश्यों के लिए जब मिलकर कार्य करेंगे, तो ये उन्होंने जिस समिति का निर्माण किया वो सहकारी समिति कहलाती है। इसका मतलब उन्होंने पूंजीपति वर्ग या मध्यस्थ के द्वारा जो किए जाने वाले शोषण है, उन शोषण से बचने के लिए जब वो किसी संगठन का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है सहकारी समिति। अब इस सहकारी समिति की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि सहकारी समिति का पहली विशेषता है स्वैच्छिक सदस्यता। मतलब जो सहकारिता संगठन है, इसका प्रत्येक सदस्य अपनी स्वेच्छा से उसका सदस्य बना है और इसीलिए यह स्वैच्छिक संगठन है। दूसरी विशेषता है वैधानिक स्थिति। हाँ, इसका पंजीकरण अनिवार्य होता है। सहकारी समितियों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए एक कानून बना है, सहकारिता अधिनियम, उसका जो सन है वो अभी आएगा आगे, ठीक है। तो सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके बाद समिति का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग हो जाता है। इस समिति का पंजीकरण हो गया तो वो एक लीगल रूप ले लिया उसने। उसके बाद उसकी में जो बनने वाला सदस्य है आएगा जाएगा, नए सदस्य बनेंगे, पुराने चले जाएंगे, वो ऐसा चलता रहेगा, लेकिन समिति हमेशा स्थायी रहेगी। तो उसका अस्तित्व, अपना एक अलग अस्तित्व हो जाएगा, सहकारी समिति का पृथक अस्तित्व हो जाएगा अपने सदस्यों से। तो इसका वैधानिक अस्तित्व होता है। सीमित दायित्व, इसके सदस्यों का दायित्व कैसा है, सीमित है। उनके द्वारा उस समिति में जितनी पूंजी लगाई गई है वहीं तक उनका, उन्होंने जितना शेयर खरीदा है वहीं तक उनका दायित्व बनता है। नियंत्रण, इसमें प्रजातांत्रिक आधार पर इस समिति का संचालन किया जाता है। मतलब इस समिति में जो संचालन करने वाले लोगों का चुनाव किया जाता है, इस आधार पर, प्रजातांत्रिक आधार पर। प्रजातांत्रिक आधार पर मतलब कि लोकतंत्र जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो सहकारी समिति में जितने भी सदस्य होंगे, वो सदस्य, बहुत सारे सदस्य होंगे, तो वो अपने बीच में से ही संचालन करने के लिए एक संचालन समिति का चुनाव करते हैं प्रजातांत्रिक आधार पर। फिर है मुख्य उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य है, अपने सदस्यों की अधिकतम संभव सहायता का प्रदान करना। मतलब जितने भी उस समिति के सदस्य हैं, उन सदस्यों को कम से कम भाव पर, और या फिर अपनी फसल को बेचना है तो ऊंचे भाव पर बिकवाना, या मतलब मध्यस्थों के शोषण से बचाना। जो बीच में लोग उनको परेशान करते हैं उनसे इनको बचाना, सीधे कंपनी से माल इनको दिलाना, इस प्रकार की मदद करना। फिर है नगद व्यापार। इन समितियों के द्वारा हमेशा नगद में व्यवहार किया जाता है। सरकारी नियंत्रण, हाँ, सहकारी समितियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखे रजिस्ट्रार के पास लेकर जाना होता है और समय समय पर इनका निरीक्षण भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा इनको ग्रांट दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, मदद दी जाती है, और सरकार जहां भी पैसा देती है वहां उसकी जांच करती है। वित्त की व्यवस्था, सरकारी समितियां सदस्यों को बेचे गए अंशों से, सरकार से प्राप्त ऋण से वित्त को एकत्रित करती है। सदस्यों के द्वारा जो शेयर खरीदे जाते हैं, वो सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, वो इन पैसों से वो अपनी समिति का संचालन करते हैं। तो ये क्या होगी, उसकी विशेषताएं देख ली हमने सहकारी समिति की। अब सहकारी समिति जो व्यवसायिक संगठन का जो एक स्वरूप है, व्यवसाय करने का एक तरीका है, तो इसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि निर्माण में सुविधा। समान हित वाले कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर इसका निर्माण कर सकते हैं। मतलब इसमें कंडीशन कितनी आ गई कि कम से कम कितने लोग होना, 10। ये जो आप लोगों ने समूह सुने होंगे, गांव में जो समूह निर्माण होते हैं, बस वो इसी का एक स्वरूप है। उनका पंजीयन होता है, सरकार के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। जैसे जो मसाला व्यवसाय करने वाली महिलाएं हैं, उनके जो समूह चलते हैं, तो वो इसी का रूप है, सहकारी समिति। ये भी एक प्रकार का वो व्यवसायिक संगठन मत का एक क्या है, स्वरूप है। तो निर्माण में सुविधा, 10 लोग मिल करके व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, मतलब सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं।
वैधानिक स्थिति, पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया, अक्षमता का समिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सदस्य हैं, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे समूह, तो उसमें जो समूह में जो महिलाएं हैं तो आते जाती रहती है, कोई अलग हो गई तो नई समिति, नया सदस्य शामिल कर लिया जाता है। समिति हमेशा बनी रहती है, सदस्य आते जाते रहते हैं। सीमित दायित्व, उस सदस्य के द्वारा जितना भी उसमें पैसा लगाया गया बस उसका हिस्सा उतना ही होता है। इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये समितियां क्या काम करती है? ये वस्तुएं सीधे थोक व्यापारियों से खरीद कर अपने सदस्यों को बाजार से कम दर पर वस्तुएं विक्रय करके उनको लाभ पहुंचाती है। जैसे मैंने आपको बताया मसाला उद्योग, तो ये जो समूह गांव में जो महिलाएं चलाती है, तो ये मशीनें ले आती है और गांव में ही मिर्ची खरीद लेती हैं, उससे मिर्ची का पाउडर बनाती है और वहीं पर लोकल में लोगों को बेचती है सस्ते भाव पर। तो मार्केट में आप लेने जाएंगे तो मार्केट का जो मसाला है कलर किया हुआ है और नकली भी हो सकता है, ऊंचे दाम पर मिल रहा है। उसके बजाय आपके सामने, आपके गांव से ही मिर्ची खरीद कर जो देसी तरीके से उन्होंने बनाया है, आपके सामने उसको कम भाव पर बेच रही है। तो ये सभी क्या है? ये मध्यस्थों को हटाने के लिए, जो बीच में जो व्यापारी मध्यस्थता कर रहे हैं, जो भाव बढ़ाकर बेचते हैं, तो लोगों को सस्ते दर पर ये वस्तुएं उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य होता है। फिर है सरकारी सहायता। सरकार भी सहकारी समितियों को बहुत सारे वित्तीय अनुदान, कम टैक्स, नीचे ब्याज दर पर ऋण, ये सब प्रदान करती है। ये उसके फायदे हैं। अब इसमें दोष क्या है? तो सबसे बड़ा दोष ये है कि भाई सरकार के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है लेकिन पहले पैसा कुछ मिलाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी आती है इसकी दोष आता है पूंजी की कमी। सरकारी संगठन प्रायः सीमित साधनों वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं और इसलिए इनमें सीमित पूंजी की समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब इनके पास पैसा कम होता है। दूसरा है अकुशल प्रबंध। भाई जो 10 लोग शामिल हुए हैं तो उनके पास जितनी योग्यता होगी वो इतना ही उपयोग करेंगे, इनके पास जो मैनेजमेंट है उसकी कमी पाई जाती है। गोपनीयता का अभाव, भाई क्योंकि सदस्य आते जाते रहते हैं तो वो समिति की जो बातें हैं उनको ओपन कर देते हैं, गोपनीयता भंग कर देते हैं। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, सरकार के द्वारा इसमें अनुदान दिया जाता है तो सरकार भी इस पर बीच बीच में नियंत्रण करती रहती है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता रहता है। सदस्यों के बीच मतभेद, भाई जहां 2 लोग आ गए वहां तो मतभेद होगा ही, तो सदस्यों के बीच मतभेद होना संभव है। ये उसकी क्या हो गई? सीमाएं हो गई। अब सहकारी जो संगठन है या सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया समूह, गांव में जो चलने वाले, तो और भी है क्या सहकारी समितियां? जैसे आपके गांव में ही आप लोगों ने देखा होगा जो कृषि साख समिति, फिर एक होती है सेवा सहकारी समिति मर्यादा, जहां पर आपको चावल, तेल, शक्कर जो मिलता है वो समितियां। तो ये सभी समितियों के क्या प्रकार है? बहुत सारी। फिर जैसे कृषि उपज मंडी विपणन, ये जहां पर किसानों का अनाज बिकता है, मंडी, वो भी एक समिति है, वो है ना। तो ऐसी बहुत सारी समितियां होती है। तो सबसे पहले हम समितियों के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार की समितियां होती है। तो सबसे पहली समिति हमारे सामने आ रही है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, जो सामान खरीद कर उसका उपभोग करता है उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता। तो जब उपभोक्ता मिल करके किसी समिति का गठन कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या होगा? भाई उपभोक्ता किसी दुकान पर गया, उसने सामान खरीदा और यदि उसे सामान महंगा लग रहा है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, तो वो, ऐसे बहुत सारे उपभोक्ता होंगे जो इस चीज से परेशान है, तो वो सभी उपभोक्ता मिलकर एक समिति का गठन करते हैं और वो उस व्यापारी से न खरीद कर सीधे कंपनी से खरीद लेते हैं और अपने सदस्यों को अच्छी किस्म का माल सस्ते दर पर उपलब्ध कराते हैं। तो ये हो गई एक उपभोक्ता सहकारी समिति। दूसरा है उत्पादक सहकारी समिति। उत्पादक सहकारी समिति मतलब उत्पादकों को मदद करने वाली समिति है। भाई कई जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे स्तर पर जो वस्तुएं बनाने वाले लोग हैं या किसान हैं, तो उत्पादकों को मदद करने के लिए, भाई उत्पादक को माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अब जो कच्चा माल जहां से खरीद रहा है वो यदि खराब दे रहा है या ज्यादा भाव पे दे रहा है, तो उत्पादक लोग आपस में मिलकर एक समिति बना लेते हैं और अपने लिए जो रॉ मटेरियल है या जो भी उनका आवश्यक वस्तु है वो थोक में ऊपर से खरीद कर ले आते हैं और अपने सदस्यों को मदद करते हैं। फिर है सहकारी विपणन समितियां।
विपणन मतलब मार्केटिंग समितियां, जो कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए समितियां बना लेते हैं। भाई गांव में आजकल बहुत लोग जागरूक हो गए, तो वो उनके द्वारा जो बनाई हुई चीजें, उनके द्वारा जो उत्पादन की हुई चीजें, उसको ये व्यापारी लोग सस्ते दर पर खरीद लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारी वस्तु का भाव हमें अच्छा मिले, तो वो खुद ही एक समिति बना लेते हैं और अपने प्रोडक्ट को बड़े मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं। तो इस प्रकार की समितियां होती है। सहकारी कृषि समिति, किसान लोग मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं। सहकारी साख समिति, साख मतलब पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर अपने ही दोस्तों को उधार पर देते हैं, ब्याज पर देते हैं, कम से कम ब्याज दर पर। जैसे ऐसे मान लो हम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से उधार लेंगे, साहूकार से उधार लेंगे, तो हमारे से 2%, 3% महीने का ब्याज लेगा। और ऐसे 10 लोग मिल करके, मान लो जैसे जो समूह चलते हैं, जो उसको हम क्या मतलब बीसी या जो लोग चलाते हैं, कि हर महीने पैसा इकट्ठा करते हैं फिर किसी एक व्यक्ति को देते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है, या फिर वो बैंक में पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और अपने किसी सदस्य को जरूरत हो तो उसको भी वो कम से कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसी सहकारी साख समितियां होती है जो कि पैसा उपलब्ध कराती है। सहकारी आवास समितियां, लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए वो आवास समितियां बनाते। तो इस प्रकार से ऐसे 5-6 प्रकार की समितियां होती है। तो अभी हमने देखा सहकार जो व्यावसायिक संगठन का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में कौन सा स्वरूप, सहकारी समितियां। अब हम चलते हैं लास्ट वाला जो स्वरूप